नमस्कार, सभी का स्वागत है। बहते हुए लम्हों की कहानी बदल दें, दरिया तो बदलता नहीं, पानी बदल दें। हालत ये है कि शून्य अच्छे लगते हैं, लेकिन एक के बाद अगर एक ना हो तो शून्य शून्य आता जाए तो मजा नहीं आता है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों हार का मंथन कर रही हैं और बहुजन समाज पार्टी वेंटिलेटर पे थी। उन्होंने जो हार का मंथन किया उसके हिसाब से वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा लगाया जा रहा है। गांव-गांव अभियान तेज चलाएंगे और लोकसभा की तैयारी मिशन मोड पर करेंगे। लगन के साथ जुट जाना है। जिले की समीक्षा हुई है, फीडबैक लिया गया है और आरोप लगाए गए हैं कि भाजपा और समाजवादी पार्टी ने साम दाम दंड भेद जैसे घिनौने हथकंडे अपनाए हैं, कोट अनकोट। और इसी तरह का आरोप वैसे समाजवादी पार्टी भी लगा रही है बीजेपी पे। अच्छा, दोनों लड़ना चाहती हैं बीजेपी से, लेकिन कोई बहुत कठोर निर्णय अगर ले लिया है मंथन में या फिर ऐसा कुछ जिससे कि पूरा मेकओवर हो जाए पार्टी का, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि कोई नया फॉर्मूला ढूंढा जा रहा है। एमवाई फॉर्मूला मायावती जी के हाथ से जा चुका है और नहीं, दलित दलित और मुस्लिम वाला, मतलब एम और डी, हाँ, एमडी वाला फॉर्मूला और एमवाई फॉर्मूला इनका काम नहीं कर पाया समाजवादी पार्टी का। उन्होंने एमवाई के आगे डी भी लगाया था, मतलब डमी फॉर्मूला, वो भी काम नहीं आया। मामला डमी की डमी रह गया है। आज हमारे साथ होंगे, हमने बुलाया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता हैं विमल भारद्वाज जी, डॉक्टर विमल भारद्वाज। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं और हमारे साथ दीपक उपाध्याय जी हैं, भगत सिंह टोंगर जी हैं। सभी का स्वागत है। बीजेपी से लड़ना चाहती है समाजवादी पार्टी और बीएसपी। अच्छा, बड़ा गजब ये बात है, जब बीएसपी पार्टी को फोन करो तो पता लगता है कि उनके पास कोई प्रवक्ता ही नहीं है और उन्होंने ऐसी कोई पद उनके पास रखा हो, पता नहीं कब, किस जमाने की बात है ये मालूम नहीं। वो ढूंढ रहे कोई नए प्रवक्ता की टीम बनाएंगे, अभी तक कोई बनी नहीं है। बीएसपी के पास है नहीं, उनके समर्थक लोगों को बैठाना पड़ता उनके समर्थन में। आज भी इधर कोई पैनल में कोई दिख नहीं रहा उसमें। समाजवादी पार्टी के पास प्रवक्ता है और वो डिफेंड भी करते हैं अच्छे से, लेकिन स्थिति यह है कि दोनों लड़ना चाह रही हैं बीजेपी से। फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि गांव-गांव हम अपना इतना अभियान तेज कर देंगे कि इस पार्टी को मिटा देंगे, डिलीट कर देंगे, हरा देंगे, टाइप से कुछ माहौल चल रहा है। बात करते हैं इस पे हम। हमारे साथ में संजीव जी हैं। सबसे पहले संजीव जी से, संजीव जी, ये क्या फॉर्मूला बना लेंगे या क्या फॉर्मूला निकाला जा रहा है? नहीं, एक बात अभी आपने बहुत अच्छी कही। असल में वो भी एक संकेत है कि आप कह रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं मिल रहे हैं। हम देखिए, मिलते अभी नहीं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, माई नेता करके, जो एक वेबसाइट है जो ये बताती है कि कौन सी पार्टियों का कितना चंदा मिलता है। उसमें ये बात, एक बड़ी गंभीर बात सामने आई कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने पिछले आप समझिए 5-6 सालों में जो भी रिकॉर्ड दिया है चुनाव आयोग का, उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं बताया है कि उनको 20,000 से ज्यादा किसी ने चंदा दिया है। और 21-22 का उनका रिकॉर्ड ये दिखाता है कि उनको मात्र 85 करोड़ रुपए का चंदा मिला था और उससे ज्यादा उनका खर्चा था उस साल का। तो एक तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2007 के बाद से जिस तरह से बसपा की आप देखिए कि बुरा प्रदर्शन हुआ है, उससे उससे जो सबसे खराब असर पड़ा है वो पड़ा है उनकी माली हालत पर। और आज मायावती ने अपनी मीटिंग में भी ये बात कही है कि आप जाइए और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पार्टी की आर्थिक हालत भी मजबूत हो। मतलब जमीन के मजबूत हो और आर्थिक हालत भी मजबूत हो। तो एक तो आप देखिए कि बीएसपी की आर्थिक हालत इस समय बहुत खराब है 2007 के बाद। अच्छा, समाजवादी पार्टी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि 2012 में कम से कम समाजवादी पार्टी इलेक्शन जीती थी, तो 17 तक तो वो सत्ता में थी। तो अभी समाजवादी पार्टी की एक तो स्थिति ये है। तो एक आप ये कह सकते हैं कि बड़ा कारण बहुजन समाजवादी पार्टी की आर्थिक स्थिति कमजोर होना भी है।
अच्छा, दूसरा आपने एक कारण बता ही दिया कि इन्होंने जो दलित और मुस्लिम समीकरण साधने की कोशिश की थी, उसमें ओवैसी ने जिस तरह से चोट किया। आप देखिए, मेरठ में तो चौथे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी पहुंच गई, जो मेयर जीती थी पिछले बार, चौथे नंबर पर पहुंचे। तो इसी तरह मेरठ, ये शाहजहांपुर, झांसी, आगरा, मथुरा, मतलब बहुत नुकसान हुआ है, और ये दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी को आप देखिए, यादव जो कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम इनके फेवर में होते थे, वो इनसे दूर हुए हैं। वहीं मायावती से कहा जाता है कि नॉन जाटव और मुस्लिम भी दूरी बना रहे हैं, और इसका फायदा कहीं कहीं तो AIMIM को मिला है, और कहीं कहीं कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को भी थोड़ा बहुत गया है और कांग्रेस को गया है। तो आप देखिए कि दोनों के साथ, पार्टी के साथ संकट ये हो गया कि जो इनके कोर वोटर थे, वो ही इनसे दूर जाना शुरू हो चुके हैं। और इसमें आप देखिए हाँ, और कर्नाटक, एक लाइन और बता दूं मैं आपको कि कर्नाटक वाले इलेक्शन में जो कांग्रेस के फेवर में एक बड़ी अच्छी बात आई है, वो ये कि कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में बहुत सफल हुई है। जब जब से उन्होंने खड़गे को अपना प्रेसिडेंट बनाया है, क्योंकि वो भी दलित समुदाय से आते हैं, कर्नाटक में जिस तरह से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, और तो ये लगता है कि इससे जो कोर वोटर है समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाजवादी पार्टी के, वो उनसे दूर हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इस पे हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ में तालिब रिजवी समाजवादी पार्टी से उपस्थित हो गए हैं, और बीजेपी से विमल भारद्वाज। बीजेपी को गिराने के लिए, उससे लड़ने के लिए फॉर्मूले ढूंढे जा रहे हैं, आत्मंथन किया जा रहा है। तालिब साहब, लेकिन मैंने सुना है कि आत्मंथन में यह निकला है कि बीजेपी ने गलत हथकंडे अपनाए हैं और हमको वोट नहीं करने दिया है। इस बार EVM की जगह आधार कार्ड बेवफा बताया जा रहा है। तो हमारे चेहरे पर कोई धूल नहीं है ना? ये है, वो आईना साफ करते रहो, यही चल रहा है। सबसे पहले तो आप सबको धूल चेहरे पे है, आईना साफ करते रहे, वो खेल हो रहा है अभी, ऐसा लग रहा है। लेकिन फॉर्मूला क्या है, हम जानना चाहते हैं। कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? ये विमल जी बैठे हुए हैं, बोले हम तो 17 लेके आ गए इस बार फिर नगर निगम में। देखिए, पिछली बार समाजवादी पार्टी के चार सभासद थे, और इस बार 13 आए हैं, और पूरे अगर गठबंधन के कहे जाएं तो 18 पार्षद आए। तो समाजवादी कहाँ पीछे है? समाजवादी बढ़ रही है। ये सोच इनकी गलत है। हाँ, हालांकि इन्होंने थोड़ा सा हथकंडे अपनाए हैं। जिस तरह से मेरठ के अंदर चुनाव हुआ और जगह जगह चुनाव हुआ, आपने देखा होगा लगातार कि परसेंटेज जो वोटिंग की हुई है वो कम हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारों का हनन हुआ है, संविधान का हनन हुआ है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। किस तरह से हुआ है कि जिस तरह से इन्होंने देखा है, जहां समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है ज्यादातर, उसको इधर उधर किया गया है। अगर किसी परिवार में 8 सदस्य हैं, तो 8 सदस्यों में से 2 सदस्यों के वोट कहीं किसी और बूथ पर डाल दी गई, और 2 सदस्यों की वोट किसी और बूथ पर डाल दी गई, और ज्यादातर वोटें काटी गई हैं। यही कारण रहा है कि परसेंटेज, आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में परसेंटेज अगर रहा है तो वो 45 से 50% के आसपास का रहा है। इससे ऊपर वोटिंग परसेंटेज नहीं रहा है। आप लगातार बीजेपी वाले कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, हमने डिजिटल इंडिया बना दिया है, लेकिन ये डिजिटल इंडिया कहाँ ले जा रहा है देश को? आप देखिए, जो परसेंटेज 60 से 65 और 70%, निकाय चुनाव में 80% के आसपास जो है आपका पोलिंग होना चाहिए था, वहां 50 से भी नीचे आ गया है। तो ये डिजिटल इंडिया किस तरह का है? कहीं ना कहीं आप देखिए, लगातार जो संवैधानिक अधिकार हैं वोटरों के, वो छीने गए हैं, उनको इधर उधर किया गया है, जिस कारण वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी फिर भी बीजेपी के साथ। डॉक्टर विमल जी नमस्कार जी सभी दर्शकों को। समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला ये है, समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला ये है कि बीजेपी को बस टारगेट करते रहो, इन पे निशाना लगाते रहो, कोई तो निशाना लगेगा। जी मैं बताता हूँ। नमस्कार जी। मैं अपने मित्र तालिब जी को भी बताता हूँ। देखिए, ऐसा है कि एक बात ध्यान रखिए कि नगर निगम के जो वोटर लिस्ट होती है और जो लोकसभा की या विधानसभा की जो वोटर लिस्ट होती है, दोनों अलग होती हैं। तो बहुत से लोगों को आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब काम ही नहीं किया है तो पता ही नहीं है कि दोनों वोट बनवाए नहीं। क्योंकि अगर किसी का, जिन्होंने अगर विधानसभा में वोट डाला है 2021 में और 2022, ये अभी जो 23 में, अगर आपने उसको अपनी लिस्ट को, अपने वोटर लिस्ट को चेक नहीं किया, तो मेरे भी ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम। ये मानता हूं, क्योंकि वोटर लिस्ट अलग अलग है दोनों की।
इस पे काम चल रहा है। दोनों वोटर लिस्ट आज से नहीं, बहुत दिनों से काम चल रहा है इस पे, तो दोनों वोटर लिस्ट एक हो जाए। दूसरी बात, परसेंटेज के अलावा मैं माफी चाहूंगा, बता रहा हूँ, ये दूसरी बात, इनका ये कहना है कि हथकंडे अपनाए गए, तो ये तो खीज है, हार की खीज है, काम करेंगे नहीं, चुनाव में कहीं दिख नहीं रहे थे कहीं पे भी। दूसरी बात, अगर आपको कहीं ना कहीं तो दोष देना ही है, फिर मुझे बताइए कि यूपी में रामपुर में आप पार्टी भी निकल के आई, उसका भी एक नगर निगम में उसने एक सीट हथियाई है। एआईएम की सीट बरेली भी एक सभा से जीते हैं, तो भाई हम उनको भी नहीं जीतने देते अगर ऐसा कुछ होता तो ये तो आरोप लगते रहेंगे। अगर ऐसा होता तो हम कर्नाटक में भी नहीं जीतने देते। तो ये खीज है हार की, जो सामने है चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। अभी कभी ईवीएम, कभी आधार कार्ड, नहीं पहली बार सुन रहा हूं कि आधार कार्ड भी वोट चुरा लेता है या ईवीएम, ये तो बड़ा ताज्जुब वाली बात हो गई। तो अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि अच्छी संगठन को मजबूत करें, क्योंकि नगर निगम की वोटर लिस्ट और विधानसभा की वोटर लिस्ट दोनों अलग अलग होती हैं। मैंने भी अपना वोटर लिस्ट खुद जाके नाम चेक किया था, मैं वोट मेरे परिवार का चेक किया था, मेरे कई सारे मित्र भी रह गए, मानता हूं, क्योंकि उन्होंने वोटर लिस्ट अपनी चेक ही नहीं की। कई बार उन लोगों को बताया गया कि भाई अपना वोट बनवा लीजिए। जी दीपक जी, ये गोलियां मारते रहो, एक आध गोली तो सही जगह लगेगी। अभी तक तो मंथन से यही निकल के आया है समाजवादी पार्टी के। अच्छा, जो मायावती जी की पार्टी है वो बोल रही है हम गांव-गांव में मजबूत करेंगे, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अच्छा, उनको लग रहा है कि पूरा वोट उन्हीं का है, सारा कुछ उन्हीं का है, बस उसको उठाना बाकी है। अब उठ नहीं पा रहा, वो लीवर नहीं मिल पा रहा। दीपक जी, हाँ बोलिए दीपक जी। सेम सवाल मैं भगत सिंह जी से पूछूंगा। भगत सिंह जी, दीपक जी जब तक आते हैं तब तक आपसे सेम सवाल सर, रिपीट करेंगे। हमने कहा कि अभी तक जो रणनीति दिख रही है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी बस गोली पे गोली दागे जा रही है। बीजेपी टारगेट है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरी पार्टियां टारगेट पे होती हैं एक दूसरे को, वो होना भी चाहिए, चाहे बीजेपी समाजवादी को करे या समाजवादी बीजेपी को करे या बीएसपी आपस में करते रहें। यही क्या सबसे बड़े फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी के पास में बीजेपी को हराने का? देखिए, फॉर्मूले तो कई हैं इसमें भूपेंद्र सिंह जी, और इसमें जब सांप निकल जाता है फिर लकीर पीटना एक, मैं समझता हूँ, हास्यास्पद है। क्योंकि बात को कह देना कि भाई ईवीएम पे गड़बड़ हुई है, कर्नाटक को अगर लेकर चलें तो वहां कहाँ ईवीएम फ्लॉप रहा है, वहां तो लोकतंत्र की जीत हुई है, यहाँ पर कह देते हैं लोकतंत्र की हार हुई है। तो सबसे पहले इनको जो ना अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चलना होगा। अगर हम पिछले विधानसभा की बात करें तो मैं, अगर बसपा का कोई कैंडिडेट है या नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मायावती जी ने कितने दौरे किए थे? बसपा के कैंडिडेट होते ही नहीं ना, यही समस्या है, प्रवक्ता ही नहीं होता उनके पास में। हम फोन कर करके थक जाते हैं तो पता लगता है जी हम तो पुराने वाले प्रवक्ता हैं, अब तो कोई प्रवक्ता बचे नहीं है और अब कोई नई कार्यकारिणी नहीं है ना उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। वो किस पे मंथन करेंगे? मंथन अगर किया जाता है तो उसको एक्शन में भी लिया जाता है, पहले विचार करें फिर एक्शन करें, लेकिन कई चीजें बन नहीं रही हैं। विधानसभा जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें ये अगर आंकड़े निकाले जाएं तो मायावती जी ने कितने दौरे किए और उनकी कितनी बड़ी हार हुई। अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। अगर गठबंधन की बात करनी है तो निकाय चुनाव से पहले करनी चाहिए थी। हो सकता था कुछ ना कुछ फायदा बसपा को भी होता और सपा को भी होता। जो 17 सीटों पर मेयर चुने गए हैं बीजेपी के, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है और ये 24 के चुनाव के लिए एक बड़ा अंतर क्रिएट करेगी, क्योंकि जब तक इन चीजों को नहीं देखा जाएगा, ये मंथन नहीं करेंगे तो इसी तरीके से ठीकरे फोड़े जाएंगे। ईवीएम की प्रॉब्लम हो गई, लोकतंत्र का फूट गया, मंथन ऐसे ही होता है, 4 कप चाय पी हो गया मंथन और उसमें निकाल लिया यार उसको, उनके ये फलाने ठिकाने रीजन को बता दो, वही मंथन हो गया। आजकल यही चल रहा है। अपग्रेड तो करो, किसी तरीके से अपग्रेड करो। बस उन्हीं चीजों पर बात करते रहोगे कि ये प्रॉब्लम हो गई। आप ये देखो आपका कार्यकर्ता कर क्या रहा है, कार्यकर्ता की और कहां पर आप मीटिंग हो रही है, फायदा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बार बार बीजेपी अपना बिगुल ठोक रही है कि हम जीतेंगे और वो जीतती आ रही है।
और अपना वर्चस्व इतना बना दिया है कि कर्नाटक में बसपा, हार गई बस, है? सपा और कांग्रेस ये चाहकर भी इसको डिफीट नहीं कर पा रहे, और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने भी सीट निकाल दी उनके घर में घुसकर। दीपक जी